अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 के फिजिक्स का पहला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये अपने चारों ओर एक ऐसा फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसमें किसी अदर चार्ज को रखने पर या तो वो अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा या रिपल्सन फोर्स फील करेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन समझना, किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो अपने चारों ओर एक ऐसा फील्ड प्रोड्यूस करेगा जिसमें किसी अदर चार्ज को रखने पर या तो अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा या रिपल्सन फोर्स फील करेगा। तो यहां पर देखना, इसकी डेफिनेशन समझना। यहां दे रखा है इट इज प्रॉपर्टी ऑफ यहां दे रहा है इट इज प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल ड्यू टू विच दे कैन इंटरेक्ट विद अदर चार्ज पार्टिकल। दूसरे चार्ज पार्टिकल के साथ वो क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, या तो अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा या रिपल्सन फोर्स फील करेगा। अब अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, यानी चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखना, प्रॉपर्टी में सबसे पहली बात तो है कि चार्ज के दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अगर कोई भी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर कोई भी पार्टिकल अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो कौन सा? ठीक है, उसके बाद देखना, इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, देखना इधर, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। फिर दे रखा है चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मैंने बताया था। और चार्ज की यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलम होती है। चार्ज की जो यूनिट है वो होती है कूलम। ठीक है, और इसकी जो ईएसयू यूनिट है, चार्ज की जो ईएसयू यूनिट है वो होती है स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन। और सबसे छोटी यूनिट होती है चार्ज की है फ्रैंकलिन, जो है वो चार्ज की सबसे छोटी यूनिट है। ये भी ध्यान रखना आपने को, ईएसयू यूनिट स्टेट कूलम में फ्रैंकलिन होती है और सबसे छोटी यूनिट होती है। और ईएमयू यूनिट होती है वो होती है एफ कूलम। जो चार्ज की ईएमयू यूनिट होती है वो कौन सी होती है? चार्ज की एफ कूलम। अभी एक रिलेशन आपको याद रखना है, 1 कूलम इक्वल्स टू 3 × 10⁹ ईएसयू। आपको ये रिलेशन याद रखना है, 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ ईएसयू और 1 कूलम इक्वल टू 1/10 ईएमयू। ये रिलेशन आपको याद रखना है, इसमें न्यूमेरिकल आते हैं। फिर अगला पॉइंट है, चार्ज कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना तो अपन चार्ज को बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज को अपन ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ चार्ज को अपन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। और चार्ज का भी ट्रांसफर किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के कारण। ये भी ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण ही चार्ज का ट्रांसफर होता है। और ये भी एक पॉइंट ध्यान रखना, जैसे यहां पर ये बीच में होते प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड सर्कुलर मोशन में होते हैं। जैसे मैंने एक एटम लिया है, एटम के सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड होते हैं। तो अपन सिर्फ इलेक्ट्रॉनों को ही बाहर निकाल सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है। अपन जो चार्ज होता है, चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसमें कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनों को ही अपन ट्रांसफर कर रहे हो, प्रोटोनों को क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसका कारण ये है, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इनके बीच का जो फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉनों के बीच का। वो न्यूक्लियर फोर्स पूरे यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। अगर पूरे यूनिवर्स की बात करूं मैं, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है वो होता है कौन सा? न्यूक्लियर फोर्स। और सबसे वीक फोर्स है वो होता है कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स न्यूक्लियर फोर्स और सबसे वीकेस्ट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इतना स्ट्रॉन्ग है कि इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को तोड़कर इनको बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसके कारण अपन सिर्फ इलेक्ट्रॉनों को ही आराम से बाहर निकाल सकते हैं या इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसी कारण जो चार्ज होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के कारण उस पर चार्ज आता है, प्रोटॉनों के ट्रांसफर के कारण नहीं, तो प्रोटॉनों को निकालना ही पॉसिबल नहीं है। दोनों ही
हाईली स्ट्रॉन्ग फोर्स के द्वारा बॉन्डेड होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना आप। अगला पॉइंट देखना इसमें, चार्ज। अगले पॉइंट में देखना, चार्ज कैन बी ट्रांसफर ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण ही चार्ज आता है। फिर देखना, टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। पूरे यूनिवर्स का चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है। अब ये काम का पॉइंट आया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या होता है समझना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है कि किन्हीं भी दो ऑब्जेक्टों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, किन्हीं दो सब्सटेंस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो होल नंबर में होता है। कोई भी दो सब्सटेंस है उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है होल नंबर में होता है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 ऐसे होता है। ऐसा नहीं होगा 1.2 इलेक्ट्रॉन, 1.3 इलेक्ट्रॉन या 0.7 इलेक्ट्रॉन, वो नहीं होता। इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते अपन। पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जाएगा या पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा, या तो डोनेट होगा या एक्सेप्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसने ये बताया कि कोई भी दो सब्सटेंसों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो होल नंबर में होता है। ठीक है, तो इसके लिए अपन उसके द्वारा चार्ज निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला भी आएगा Q = +- n। इसका फॉर्मूला था Q = +- n। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा तो प्लस आएगा, अगर ले रहा तो माइनस आएगा। तो इसमें क्या बताया, चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ v, यानी इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल है मल्टीपल के इक्वल होता है। समझ गए, ये लिखा हुआ है चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ v, यानी इलेक्ट्रॉनों के इंटीग्रल मल्टीपल के क्या होता है, इक्वल होता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो उसमें प्लस n आएगा, अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो माइनस n आएगा। तो इसका फॉर्मूला है Q = +- n। प्लस कब आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो इसको Q = +n लिख देंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसको लिख देंगे Q = -n। ठीक है, या n क्या होता है 1 2 नंबर होल नंबर में चलता है, और E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगला पॉइंट देखना, चार्ज इनवेरिएंट। अब ये भी पॉइंट ध्यान रखना, चार्ज इनवेरिएंट इन नेचर। इनवेरिएंट इन नेचर का मतलब ये हुआ कि किसी चार्ज को मैं कितनी भी वेलोसिटी दे दूं, कोई चार्ज है चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, उसको मैं कोई भी वेलोसिटी दे दूं। ध्यान रखना, कोई चार्ज है उसको मैं या तो वो रेस्ट में है या मोशन में है, या उसको मैं कितनी भी वेलोसिटी दे दूं, उसके खुद के चार्ज में कभी कोई चेंजेस नहीं आने वाला। ये ध्यान रखना। जैसे ये मार्गरेट चार्ज है, अभी ये रेस्ट पे, अब मैं इसको मोशन दे दूं, ठीक है, वेलोसिटी दे रहा हूं, तो इसका चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर इसका चार्ज 5 कूलम है तो मैं जब मोशन में होगा तब भी 5 कूलम ही रहेगा। अगर इसको मैं लाइट की वेलोसिटी से मोशन करवाऊं तो भी इसका चार्ज 5 कूलम ही रहेगा। तो चार्ज है वो इनवेरिएंट इन नेचर होता है। ठीक है, हाँ मास चेंज होगा, लेकिन चार्ज में कभी चेंजेस नहीं आएगा। तो इनवेरिएंट इन नेचर चार्ज का मतलब समझना, कोई भी चार्ज है वो चाहे रेस्ट में है चाहे मोशन में है, उसके चार्ज की वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती। वो उसको भले लाइट की वेलोसिटी से भी मोशन में करेगा, अगर चार्ज पार्टिकल लाइट की वेलोसिटी से भी मोशन करेगा तो भी उसकी वैल्यू वही रहेगी। मेरे पास अगर 5 कूलम का कोई चार्ज है, मैं इनिशियल वो रेस्ट पर है, फिर मैं इसको लाइट की वेलोसिटी से मोशन करवा रहा हूँ, तो भी उसका चार्ज है वो 5 कूलम ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। लेकिन उसके मास में चेंजेज आएगा। मास में चेंजेज क्यों आएगा, ध्यान रखना, मास में चेंजेज का फॉर्मूला होता है m = m√1-v²/c²। ठीक है, मास में चेंजेज आएगा क्योंकि मास जो वेलोसिटी के साथ वेरिएंट होता है, चेंज होता है, तो इसका m = m0√1-v²/c²। ठीक है, तो उसमें मास में चेंजेस आता है, किस कारण, ये फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग। एक होता है स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू होती है Q/m। अगर पूछ ले कोई चार्ज मोशन में है तो क्या उसके स्पेसिफिक चार्ज में चेंजेस आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा, इसका स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला था Q/m। ठीक है, ऊपर चार्ज है, नीचे यूनिट मास का चार्ज। चार्ज ऑफ यूनिट मास इज नोन एज स्पेसिफिक चार्ज। किसी भी यूनिट मास का जो चार्ज है उसको अपन बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज, और स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है Q/m। अब देखना, मैंने बताया था स्मॉलेस्ट चार्ज होता है वो होता है फ्रैंकलिन या स्टेट कूलम, और लार्जेस्ट चार्ज की लार्जेस्ट वैल्यू होती है वो होती है फैराडे। उसकी वैल्यू क्या होती है, फैराडे। तो इसकी वैल्यू होती है 1 फैराडे = 96500 कूलम। ये भी आपको ध्यान रखना है। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फैराडे, 1 फैराडे = 96500 कूलम। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फ्रैंकलिन, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो फ्रैंकलिन होती है। ठीक है, तो ये हो गए सारे चार्ज की प्रॉपर्टीज। बता दिया आपको, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है,
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। चार्ज के दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। फिर चार्ज के जो ईएसयू यूनिट होती है वो बताई मैंने आपको, स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन। ईएमयू होती है एफ कूलम। फिर उनका रिलेशन भी बताया, 1 कूलम इक्वल्स टू क्या होता है 3 × 10⁹ ईएसयू। ईएमयू में भी बताया था 1 ईएमयू इक्वल्स टू 1 कूलम इक्वल्स टू 1/10 ईएमयू, उसका भी बताया था, समझिए 1 कूलम इक्वल्स टू 1/10 ईएमयू। फिर उसके बाद में आपको बताया चार्ज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है फ्रैंकलिन या फैराडे। लार्जेस्ट यूनिट होती है स्मॉलेस्ट यूनिट होती है फ्रैंकलिन या स्टेट कूलम, और लार्जेस्ट यूनिट होती है आपके फैराडे। फिर बताया था चार्ज है वो इनवेरिएंट इन नेचर होता है, चार्ज होता है वो इनवेरिएंट इन नेचर होता है। ये भी ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है फ्रैंकलिन या स्टेट कूलम, और लार्जेस्ट यूनिट होती है आपके क्या फैराडे, ठीक है। अब देखना अगला पॉइंट, अब इक्वेशन दे रखा देखना, if 5 electron is given to an object then charge on it। किसी ऑब्जेक्ट को 5 कूलम का चार्ज दिया हुआ है, दे रहे हैं अपन, ठीक है, तो उस पे चार्ज कितना आएगा। तो पहले बात देखो, तो चार्ज ले रहा है तो उसमें कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब कितना चार्ज आएगा तो देखते हैं, Q इक्वल्स टू, ले रहा है तो माइनस क्या नहीं आएगा, तो Q इक्वल्स टू कितने इलेक्ट्रॉन लिए 5 इलेक्ट्रॉन, 1.6 × 10⁻90, तो आपके चार्ज आ जाएगा 8 × 10⁻90 माइनस के। पहले तो ऑप्शन में नेगेटिव 1 ही दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, इसमें चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट इज माइनस का 4.8 × 10⁻19 कूलम, इज इट पॉसिबल। किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है वो दे रखा माइनस का 4.8 × 10⁻19 कूलम, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, तो इसको भी अपन चेक करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के फॉर्मूले से। तो क्या आ जाएगा Q इक्वल्स टू N। तो देखना यहाँ माइनस का दे रखा है, मतलब ले रहा है इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज की वैल्यू क्या दे रखी है आपके यहाँ 4.8 × 10⁻90। अब ये माइनस वगैरह नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि अपन को पॉसिबल है या नहीं यही पूछा है, तो मैं माइनस वगैरह नहीं लगा रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूले लगाएंगे अपन। तो क्या आएगा Q इक्वल्स टू N। चार्ज कितना दिया हुआ आपके 4.8 × 10⁻90 N इंटू 1.6 × 10⁻90। तो देखना N इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4.8 × 10⁻90 अपॉन 1.6 × 10⁻90। तो N की वैल्यू आ गई 3। अब देखो N की वैल्यू होल नंबर में आई है, अगर होल नंबर में आए तो पॉसिबल है, होल नंबर में नहीं आए तो पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ N होल नंबर में आ गया, N इक्वल्स टू 3 आ गया, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। अगला पॉइंट देखना, चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट इज -2.4 × 10⁻19 कूलम, इज इट पॉसिबल। इसको भी उसी की तरह चेक करेंगे, अगर N की वैल्यू होल नंबर में आ रही है तो पॉसिबल है, और N की वैल्यू होल नंबर में नहीं आ रही तो पॉसिबल नहीं है। तो देखना Q इक्वल्स टू N, चार्ज कितना दिया हुआ आपके 2.4 × 10⁻90 इंटू N, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻90, तो आपके N आ जाएगा 2.4 × 10⁻90 अपॉन 1.6 × 10⁻90, ये कट जाएगा, N आ जाएगा आपके 3/2, यानी N आ गया 1.5। तो क्या लिखेंगे, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो होल नंबर में नहीं आ रहा है, 1.15 है वो होल नंबर में नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। अगर होल नंबर में आता तो पॉसिबल होता। अब देखना, when the velocity of relativistic charge increases, स्पेसिफिक चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखना स्पेसिफिक चार्ज के अंदर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, स्पेसिफिक चार्ज इक्वल्स टू Q अपॉन M। Q अपॉन M। अब देखो अगर मैं ओनली चार्ज की बात करूं तो इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इनवेरिएंट इन नेचर होता है चार्ज, बताया था, उसको किसी भी वेलोसिटी से आप चलाओ उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
समझ, उसकी वैल्यू में कभी चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन स्पेसिफिक चार्ज तो चेंज आएगा क्योंकि मास चेंज होता है। तो मास का एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, m इक्वल टू m0 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखना यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पर देखो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ध्यान रखना फॉर्मूले में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो यहाँ पर देखना, अगर मैं इसकी स्पेसिफिक चार्ज के अंदर ध्यान रखना, यहाँ पर मैं वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा हूँ, वेलोसिटी बढ़ेगी यहाँ पर तो मास भी बढ़ेगा, ध्यान रखना। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ूंगा तो ये मास भी बढ़ेगा, ठीक है। और जब वेलोसिटी बढ़ूंगा मास बढ़ेगा तो यहाँ पर स्पेसिफिक चार्ज है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये बताया कि अगर वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ा पर देखो फॉर्मूले के 1 में से माइनस हो रहा है, 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कम होगी। और जब ये वाली वैल्यू कम होगी m नॉट के अंदर या m के मल्टीप्लाई में m नॉट आता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी m की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और जब m की वैल्यू इंक्रीज होगी तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर स्पेसिफिक आंसर क्या हो जाएगा इसका, डिक्रीज। अगला पॉइंट देखना, 1 EMU इक्वल टू x ESU। यहाँ पर देर का देखना 1 EMU इक्वल टू x ESU देन वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगी ये बतानी है। तो देखना इधर ये रिलेशन बताया था मैंने आपको, 1 कूलम इक्वल टू 1/10 EMU इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। ये रिलेशन बताया था मैंने आपको। 1 कूलम किसके इक्वल होता है बताया था मैंने आपको, 1 कूलम मैंने बताया था 1/10 EMU, और बताया था 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। ये चार्ज की प्रॉपर्टी बताया था अभी, ठीक है। तो यहाँ पर 1 कूलम इक्वल टू 1/10 EMU एंड 3 × 10⁹ ESU। तो यहाँ से अपन क्या लिख देंगे, 1 EMU इक्वल टू 3 × 10 की पावर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 10 की पावर 10 ESU। ये रिलेशन आ जाएगा 1 EMU। और यहाँ पर किसकी वैल्यू पूछी है, x की वैल्यू, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके 3 × 10 की पावर 10 ESU। ये आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट पॉइंट देखना, मेथड ऑफ चार्जिंग। अब चार्जिंग के कौन कौन से मेथड है, अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज किन किन मेथड से कर सकते हैं। अपन को ये तो पता है कि चार्ज जो होता है किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के कारण चार्ज होता है। अपन ये तो पढ़ लिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन या वो देगा या लेगा, उसके कारण उस पे चार्ज आता है। अब उसको चार्ज किन किन मेथड से कर सकते हैं, तो सबसे पहला मेथड बताया गया फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन और रबिंग। यानी दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं तब उन पे चार्ज आता है। एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो एक्सेप्ट करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। वो भी अभी एग्जाम्पल के द्वारा समझा देता हूं। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक ग्लास रॉड है, ये ग्लास रॉड है और इसको मैं सिल्क क्लॉथ पर रब कर रहा हूं। ये ग्लास रॉड है और इसको मैं सिल्क क्लॉथ पर रब कर रहा हूं, इस पे रब कर रहा हूं। तो ग्लास रॉड से जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां चले जाएंगे, सिल्क क्लॉथ में चले जाएंगे। तो इस पे तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये रबिंग के द्वारा बना। और इसके प्रैक्टिकली बता देते हैं, जैसे जो कंघी होती है उसको अपन बालों से रगड़े, कंघी को अपन बालों से रगड़े और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को उसके पास लेके जाए तो उन दोनों में अट्रैक्शन होता है। तो ये फ्रिक्शन के कारण ही कंघी पर चार्ज आएगा, ठीक है। जैसे अपन कंघी ले, कंघी को बालों से रगड़े और उसको फिर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेके जाए तो उन दोनों में अट्रैक्शन होता है। तो किस कारण, कंघी को रगड़ने से उस पर चार्ज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रगड़ा है और जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रगड़ो तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे किसमें, सिल्क क्लॉथ में। तो ग्लास रॉड पर तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ पर आ जाएगा कौन सा, नेगेटिव चार्ज। तो ये चार्जिंग का मेथड कौन किसके द्वारा हुआ, अपने रबिंग के। अगला अपन पढ़ेंगे बाय इंडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपके फ्रिक्शन वाला बता दिया, दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, एक एक्सेप्ट करेगा। जो रिलीज करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो एक्सेप्ट करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ के एग्जांपल के द्वारा समझा दिया। ऐसे कैसे प्लास्टिक रॉड और कैट पर होती है, प्लास्टिक रॉड और कैट पर को भी अपन आपस में जब रब करते हैं तो उनके अंदर भी आपस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जैसे मान लिया ये प्लास्टिक एवोनाइट की रॉड है,
एक ले ली मैं प्लास्टिक एबोनाइट की रॉड, एक ले लिया मैंने कैट पर, बिल्ली की खाल। इन दोनों को आपस में रब करेंगे, प्लास्टिक रॉड और कैट पर। ठीक है, तो इसके अंदर उल्टा होगा, कैट पर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर प्लास्टिक रॉड में जाएंगे, तो यहां पर तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और अगर यहाँ पर इन दो ऐसी कैसे एक और रॉड ले लूं मैं यहाँ पर, जैसे ये कैट पर ली और एक और ले ली मैंने प्लास्टिक एबोनाइट की रॉड। मैंने क्या किया, दो प्लास्टिक की रॉड ली और दो कैट पर ली, दोनों को आपस में रब किया। ठीक है, और फिर इन दोनों को जब मैं पास लेके आऊंगा, एक रॉड को तो यहाँ लटका देता हूं इससे और दूसरे को इसके पास लेके आ रहा हूं, तो दोनों में क्या होगा, यहाँ पर रिपल्सन होगा, इन दोनों में रिपल्सन होगा। और ऐसे कैसे पॉजिटिव रॉड को भी अगर पास लेके जाएंगे, ये पॉजिटिव रॉड है, इसके पास में दूसरी पॉजिटिव रॉड को लेके जा रहा है, तो उन दोनों में भी आपस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर मैं दो प्लास्टिक की रॉड लूं, समझना, दो प्लास्टिक, ये ली मैंने दो प्लास्टिक की रॉड, ये भी प्लास्टिक की रॉड है, ये कैट पर है, दो प्लास्टिक की रॉड ले रहा हूं, दोनों को दो कैट पर के साथ रब कर रहा हूं, फिर इन दोनों रॉड को आपस में पास लाए तो दोनों में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। सेम ऐसे कैसे दो ग्लास रॉड ली, दो सिल्क क्लॉथ लिए, इन दोनों को आपस में रख के इन दोनों को भी पास लेके आए तो दोनों में भी क्या रिपल्सन हुआ। यानी इनके द्वारा पता चलता है कि सेम चार्ज में हमेशा क्या होता है, रिपल्सन होता है। और अगर इन ऑपोजिट रॉड को आपस में पास लेते तो दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड और नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड, इन दोनों को भी अपन आपस में पास लेके आएंगे तो दोनों में भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यानी सेम चार्ज में तो होता है रिपल्सन और ऑपोजिट चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे चार्जिंग मेथड बाय इंडक्शन। इंडक्शन वाला समझना, जैसे यहां पर एक न्यूट्रल मटेरियल है, ठीक है, मैंने यहां पर एक लिया न्यूट्रल मटेरियल। अब इस न्यूट्रल मटेरियल के पास मैं क्या कर रहा हूं, किसी चार्ज पार्टिकल के पास लेके जा रहा हूं। जैसे यहां से समझना, मैंने यहां से एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इसके पास रखा, बस इसको कांटेक्ट में नहीं लाया, ध्यान रखना, इंडक्शन मेथड में बता रहा हूं, अभी मैंने इसको कांटेक्ट में नहीं लाया, इसके पास में रखा है। ये न्यूट्रल बॉडी है और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इसके पास में रखा है। तो न्यूट्रल बॉडी के अंदर क्या होता है, यहां पर ध्यान रखना, इसमें इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन होंगे, इसका नहीं न्यूट्रल है। न्यूट्रल किस लिए, ये ध्यान रखना, न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब इक्वल होंगे तो वो न्यूट्रल होता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस बॉडी के इस पार्टिकल पे आके डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, और ये वाला पार्टिकल, ये जो पार्ट है, ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। मैंने एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है या कोई भी सब्सटेंस है, पॉजिटिव चार्ज सब्सटेंस को यहाँ रखा है और ये न्यूट्रल सब्सटेंस है। एक लिया मैंने पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंस और एक लिया न्यूट्रल। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको इसके पास में रख दिया मैंने यहाँ लाके। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज। अभी पिछले एक्सपेरिमेंट बताया था मैंने, उसके अंदर क्या बताया कि सेम चार्ज में होता है रिपल्सन और ऑपोजिट चार्ज में हमेशा होता है अट्रैक्शन। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन इस ये जो सब्सटेंस है इनके अंदर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे अट्रैक्शन के कारण। इस पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये एरिया हो जाएगा इसका नेगेटिव और ये एरिया हो जाएगा इसका पॉजिटिव। तो इंडक्शन के कारण इस पर चार्ज आ गया, इंडक्शन के कारण इस पार्टिकल पर क्या आ गया, चार्ज आ गया। अब सेम ऐसे कैसे देखना, अब एक और मैं सब्सटेंस ले रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, ये भी न्यूट्रल है। अब मैं यहाँ पर रखा यहाँ नेगेटिवली चार्ज, ये इसमें नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब मैंने बताया इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है, दोनों है। अब ये नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनको रिपल करेगा। इसका जो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन, और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिपल करेगा। तो रिपल करने के कारण, एक मिनट, ये इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा। रिपल करने के कारण क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इधर डिस्प्लेस हो जाएंगे, यहां शिफ्ट हो जाएंगे, और ये एरिया हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। समझना, ये नेगेटिव चार्ज है,
ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये जो न्यूट्रल बॉडी है इस न्यूट्रल बॉडी के इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा और इलेक्ट्रॉनों के रिपल होने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस साइड में शिफ्ट हो जाएंगे और ये एरिया हो जाएगा नेगेटिव और ये एरिया हो जाएगा पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ये क्या करेगी, इस न्यूट्रल बॉडी में से जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगी और इलेक्ट्रॉन को जब अट्रैक्ट करेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस बॉडी की इस साइड में डिपॉजिट हो जाएंगे। तो यहाँ तो आ जाएगा नेगेटिवली चार्ज और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। तो मैंने इंडक्शन के द्वारा क्या किया, इस बॉडी को चार्ज किया है। अब देखना, अब इसमें देखो क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो दोनों में क्या होगा यहाँ पर अट्रैक्शन। ये देखो ये वाला एरिया नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, दोनों में क्या होगा अट्रैक्शन होगा। इधर भी देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव, इनमें भी क्या होगा अट्रैक्शन होगा। तो अपन इनके द्वारा क्या कह सकते हैं कि एक न्यूट्रल बॉडी और चार्ज बॉडी के बीच में भी अट्रैक्शन होता है। अभी तो मैंने क्या बताया था, ऑपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है, सेम चार्ज में रिपल्सन होता है, ऑपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है, और न्यूट्रल बॉडी और चार्ज बॉडी के बीच में भी अट्रैक्शन होता है। ये देख सकते हैं आप, यहां पर मैंने ये बॉडी ली न्यूट्रल ली थी और ये चार्ज बॉडी ली थी, तो न्यूट्रल और चार्ज बॉडी के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। एक बार मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया, एक बार नेगेटिव चार्ज लिया, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को भी मैं न्यूट्रल बॉडी के साथ ले जाऊंगा तो अट्रैक्शन होगा, और नेगेटिव चार्ज को भी अगर मैं न्यूट्रल बॉडी के साथ ले जाऊंगा तो अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो इनके द्वारा अपन को क्या, ये जो इंडक्शन है, ये इंडक्शन क्या कहता है कि अगर आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी है और एक चार्ज बॉडी है, समझ गए, एक न्यूट्रल बॉडी और एक चार्ज बॉडी है, तो दोनों में हमेशा क्या होगा अट्रैक्शन होगा। और दूसरा अट्रैक्शन किनके बीच में होता है, ऑपोजिट चार्ज के बीच, ठीक है। और सेम चार्ज में हमेशा क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखना इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट में अपन देखते हैं क्वेश्चन में समझना, पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट ए अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट बी। ये कोई पॉजिटिवली चार्ज ए ऑब्जेक्ट है, वो बी को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ए ऑब्जेक्ट वो बी को अट्रैक्ट कर रहा है। अब क्वेश्चन में क्या, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, देन बी मस्ट बी चार्ज, अगला दे रखा बी मस्ट बी न्यूट्रल, बी इज पॉजिटिवली चार्ज, बी में बी नेगेटिव चार्ज और में बी न्यूट्रल। समझना इसमें, हाँ देखना, ए पॉजिटिवली चार्ज है तो बी की क्या पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज के अंदर क्या बताया कि दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, भी ध्यान रखना है। इसमें ये बताया ये चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है, बी को अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्ट कब करेगा, बी नेगेटिव होगा तो भी करेगा और बी न्यूट्रल होगा तो भी करेगा। मैंने अभी बताया था कि कोई भी न्यूट्रल बॉडी और चार्ज बॉडी हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। रिपल्सन एक ही कंडीशन में होगा, दोनों सेम चार्ज, दोनों ही लाइक चार्ज होंगे तो रिपल्सन होगा, अनलाइक चार्ज होंगे तो अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन की दो पॉसिबिलिटीज है, या तो वो न्यूट्रल हो और या अनलाइक चार्ज हो, ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पर देखना, अगर ये पॉजिटिव है तो बी को कब अट्रैक्ट करेगा, या तो बी होना चाहिए नेगेटिव या होना चाहिए न्यूट्रल, ठीक है। तो यहाँ पर देखना बी मस्ट बी, चार्ज गलत हो गया, बी मस्ट बी न्यूट्रल, ये भी गलत है, मस्ट बी में भी और आना चाहिए, मस्ट भी नहीं है। बी इज पॉजिटिव, जब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपल्सन होता है। अगला देने का बी में भी नेगेटिव चार्ज और में भी न्यूट्रल, ये सही है, क्योंकि या तो न्यूट्रल होगा या अनलाइक चार्ज होगा, ऑपोजिट चार्ज होगा तो ही अट्रैक्शन होगा। तो अगर यहाँ पर ए को पॉजिटिव दे रखा है, पॉजिटिव चार्ज है ये, तो कब अट्रैक्ट होगा, या तो नेगेटिव होगा बी तब, और या बी न्यूट्रल होगा तब। न्यूट्रल क्यों होगा, अभी मैंने पूरी इसका रीजन बताया था, न्यूट्रल का इंडक्शन के कारण। अभी पिछले तो इसके अंदर जस्ट बताया था, न्यूट्रल बॉडी होती है, इंडक्शन के कारण उसमें क्या आ जाता है चार्ज, और चार्ज भी कौन सा है, ऑपोजिट चार्ज है उस साइड में। तो यहाँ पर इसका ये आंसर आएगा। अगला देखना, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, अट्रैक्शन वाला पॉइंट ध्यान रखना। अगर दो ऑपोजिट चार्ज है तो भी अट्रैक्शन होता है, और अगर एक चार्ज बॉडी है और एक न्यूट्रल बॉडी है तो भी अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, श्योर चेक ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है, इसका कंफर्म कैसे करेंगे अपन। तो पहला पॉइंट देखना, प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, सेकंड दे रखा रिपल्सन बिटवीन बॉडीज, थर्ड दे रखा अट्रैक्शन बिटवीन बॉडीज, और अगला दे रखा फ्रिक्शन बिटवीन बॉडीज। तो देखना, श्योर चेक तो कब होगा, रिपल्सन के द्वारा ही होगा, क्योंकि अट्रैक्शन तो न्यूट्रल बॉडी में भी होता है और अनलाइक चार्ज में भी होता है। ध्यान रखना, किसी भी पार्टिकल के ऊपर चार्ज है, इसका कंफर्मेशन कैसे करेंगे, रिपल्सन के द्वारा। समझ गए, रिपल्सन के बिना अपन को पता नहीं चलेगा उस पर चार्ज है या नहीं, क्योंकि देखो न्यूट्रल बॉडी और चार्ज बॉडी के बीच में अट्रैक्शन होता है और ऑपोजिट चार्ज के बीच में भी अट्रैक्शन होगा, तो उसके श्योरिटी कहाँ से पता लगाएंगे अपन, रिपल्सन के द्वारा। तो इसका आंसर क्या आएगा, रिपल्सन बिटवीन बॉडीज। अगला पॉइंट आएगा आपकी गोल्ड डिप इलेक्ट्रोस्कोप का। समझना, गोल्ड डिप इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है।
गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है, ये मेटेलिक रॉड होती है, ये जो मैंने यहाँ पर दी थी मेटेलिक रॉड होती है। गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप समझा रहे हैं, इसमें होती है एक मेटेलिक रॉड, ठीक है, और इसके नीचे लेके रहते दो स्लाइड लगी, दो लीफ लगी रहती, गोल्ड लीफ होती है, दो पत्तियां होती है, पत्ती पत्ती गोल्ड लीफ। ये क्या होता है, ध्यान रखना, एक बोतल होती है, बोतल के अंदर यहाँ पर ये बताया देखो ये मेटेलिक रॉड है पूरी, ठीक है। मेटेलिक रॉड के नीचे दो गोल्ड लीफ लगी रहती है, बिल्कुल पत्ती से पन्नियां लगी रहती है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको पॉजिटिव चार्ज पार्टी, पॉजिटिव चार्ज रॉड है, इसको यहाँ इसके पास लेके आता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं इसके पास लेके आऊंगा पूरा का पूरा चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ये कंडक्शन भी बता रहा हूँ, साथ में एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ, चार्जिंग बाई कंडक्शन दोनों ही मैं एक साथ समझा रहा हूँ। एक तो चार्जिंग का मेथड कंडक्शन मेथड होता है वो, एक तो अपने फ्रिक्शन वाला पढ़ लिया, इंडक्शन वाला पढ़ लिया, अब कंडक्शन मेथड है, कंडक्शन मेथड में इसके द्वारा समझा रहा हूँ इसके साथ ही। तो देखना चार्जिंग बाई कंडक्शन इसी में आ रहा है, चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन इसके साथ समझा रहा हूं मैं ये। तो यहां पर क्या होगा, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इसके टच में आएगा पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा इसमें, ठीक है। और पूरा पॉजिटिव चार्ज जब ट्रांसफर होगा तो इसके नीचे जो लीफ लगी है गोल्ड लीफ, इन दोनों पे ही चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। ये दोनों, ये जो गोल्ड लीफ है ये मूव कर सकती है, जैसे गोल्ड लीफ है ना, ये मान लिया गोल्ड लीफ लगी हुई है तो ये इस तरह से मूव कर सकती है ये, ठीक है, इधर भी जा सकती है इधर भी जा सकती है। ये लगी हुई ऐसे, एक तो होता है जैसे मूव ही नहीं कर सकते, ये गोल्ड लीफ दोनों इस तरह से होती है, मूव कर सकती है, इधर भी मूव कर सकती है इधर भी मूव कर सकती है, दोनों ही गोल्ड लीफ, ठीक है। तो जैसे ही मैं पॉजिटिव रॉड को इसके पास में लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, और ट्रांसफर होते तो दोनों गोल्ड लीफ के पास आ जाएगा। पहले ये गोल्ड लीफ इस शेप में होती है, पहले ये गोल्ड लीफ इस शेप में होती है, लेकिन जैसे ही दोनों अपन को पता है सेम चार्ज पे हमेशा क्या होता है, रिपल्सन होता है, तो रिपल्सन के कारण इन गोल्ड लीफ का शेप ये हो जाएगा, यानी इस शेप में आ जाएगी, ठीक है। मैंने क्या किया, ये मेटेलिक रॉड है, इस मेटेलिक रॉड पर एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है, इसको यहां लेके आया, तो यहां से चार्ज ट्रांसफर होकर किसके पास चला गया, मेटेलिक रॉड से गोल्ड लीफ के पास। पहले जो गोल्ड लीफ है वो इस शेप में होती है, और फिर जैसे ही दोनों पे सेम चार्ज आएगा तो सेम चार्ज में हमेशा क्या होता है, रिपल्सन होता है, तो रिपल्सन के कारण ये जो चार्ज है यहाँ पे दोनों की ये शेप हो जाएगी, दोनों रिपल्सन के कारण इस तरह से हो जाएगी, ये मतलब शेप ये हो जाएगी, पहले ये होता है फिर ये हो जाएगा, ठीक है। गोल्ड लीफ जो होती है ना पहले इस शेप में होती है, देखो इस शेप में, पहले दोनों इस शेप में होगी, लेकिन जैसे ही दोनों पे सेम चार्ज आएगा, ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही है तो पॉजिटिव चार्ज देती है इस शेप में हो जाएगी। अब जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतने रिपल्सन ज्यादा होगा, पहले मान लिया पॉजिटिव चार्ज का मैं हल्का से रिपल्सन होगा, फिर ज्यादा और मैं पॉजिटिव चार्ज दूंगा तो और ज्यादा रिपल्सन होगा, और ज्यादा दूंगा और ज्यादा। तो इन प्लेटों, ये जो गोल्ड लीफ है इनकी प्लेटों के बीच में रिपल्सन किस पे डिपेंड करता है, चार्ज की इंटेंसिटी पे, जितना चार्ज ज्यादा आएगा उतना ज्यादा इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, अब ये तो रिपल्सन हो गया, अब मैं क्या करता हूं, यहां से ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज को हटाकर यहां पर मैं नेगेटिव चार्ज लगा देता हूं, यहां लगा देता हूं मैं नेगेटिव चार्ज इसमें। तो जब मैं नेगेटिव चार्ज लगाऊंगा तो नेगेटिव चार्ज लगाने से क्या होगा, ये जो गोल्ड लीफ है ना इनके बीच के जो सेपरेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज में समय इसका सेपरेशन ऐसा था, अब मैं जैसे इस पे ऊपर नेगेटिव चार्ज रखूंगा तो इसका सेपरेशन कम हो जाएगा। अगर मैं इस पे वो न्यूट्रल पार्टिकल या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को भी ले देखो तो भी इसमें सेपरेशन कम होगा। दो पॉइंट का और ध्यान रखना, देखो जब मैं नेगेटिव चार्ज को लेके गया तब सेपरेशन कम हुआ, अब मैं क्या करूं, यहां पर न्यूट्रल लोड को लेके जा रहा हूं, तो न्यूट्रल लोड को लेके जाऊंगा तो भी सेपरेशन कम होगा। पहले मैं क्या लेके गया, मान लिया नेगेटिव चार्ज रोड को लेके गया तो ये लीफ इस तरह से, उसमें सेपरेशन कम हुआ, न्यूट्रल लोड को लेके गया तो भी सेपरेशन कम हुआ, तो सेपरेशन कम ज्यादा किस में होगा, नेगेटिव चार्ज में ज्यादा कम होगा। अगर दो गोल्ड लीफ है उनके बीच का सेपरेशन बढ़ा पहले पॉजिटिव चार्ज के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण ये सेपरेशन, इस इतना सेपरेशन है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसके पास एक न्यूट्रल रोड को लेके जाता हूं, तो न्यूट्रल रोड के लेके जाऊंगा तो इसका सेपरेशन कम हो जाएगा।
अब मैं नेगेटिव रोड के लेके जाऊंगा, सेपरेशन और ज्यादा कम होगा। तो नेगेटिव और न्यूट्रल रोड में ज्यादा सेपरेशन कम कौन करेगा? नेगेटिव चार्ज करेगा। लेकिन दोनों ही कंडीशन में गोल्ड लीफ के बीच का सेपरेशन हो तो कम होगा ही होगा। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में गोल्ड लीफ के बीच का सेपरेशन कम होगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज के कारण गोल्ड लीफ के जो गोल्ड लीफ है उनके बीच का सेपरेशन ज्यादा कम होगा। समझ गए? अगर मैं न्यूट्रल रॉड और नेगेटिव चार्ज रॉड लेके जा रहा हूं तो न्यूट्रल रॉड नेगेटिव चार्ज के कारण गोल्ड लीफ के बीच का सेपरेशन ज्यादा कम होगा, न्यूट्रल रॉड में कम होगा, लेकिन दोनों ही कंडीशन में सेपरेशन जरूर होगा। ये चीज आगे समझ में आ गई। अगला पॉइंट है अपना कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ बताता है, अपने ये तो देख लिया, दो सेम चार्जों के बीच में रिपल्सन होता है, दो ऑपोजिट चार्जों के बीच में अट्रैक्शन होता है। कूलम्ब्स ने ये बताया कि इन दोनों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स कितना है, उसकी वैल्यू निकालनी अपने को। कूलम्ब्स ने क्या बताया कि ये जो दो सेम चार्जों के बीच में रिपल्सन होता है और दो ऑपोजिट चार्जों के बीच में अट्रैक्शन होता है, उसकी वैल्यू कितनी है, उसको निकालने के लिए इसने रूल्स दिया जिसको अपन बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो ये कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स होता है, जैसे Q1 चार्ज है और यहाँ पर Q2 चार्ज है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने ली है r। ठीक है, एक है Q1 चार्ज और एक है Q2 चार्ज, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ली है मैंने r। तो अगर ये सेम चार्ज होंगे तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। ऑपोजिट चार्ज होंगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो कूलम्ब्स ने बताया इन दोनों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स है वो इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के तो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर क्या होगा? इनवर्स। ठीक है, ये दो चार्ज अभी मैंने मान लिया वैक्यूम में रखे हैं, दोनों ही चार्ज वैक्यूम में रखे हैं, तो इन दोनों चार्जों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों चार्ज के मल्टीपल के तो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के होगा इनवर्स। ठीक है, तो यहां आ जाएगा F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मीडियम पे भी डिपेंड करता है, इसलिए मैंने अभी वैक्यूम में लिया इसको। तो F इक्वल्स टू वैक्यूम के लिए अपन इसको F नॉट ले लेंगे, तो F नॉट इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब किसी मीडियम में रखे हो तो आ जाएगा Fm इक्वल्स टू Fm इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये मीडियम होगा तो बनेगा। ठीक है, ये मैंने वैक्यूम के लिए ये सॉरी एप्सिलॉन नॉट ये एप्सिलॉन m आएगा, मीडियम के लिए ये नहीं है, एप्सिलॉन ही आएगा। ठीक है, तो दो चार्ज को अगर मैं वैक्यूम में रखूं तो उनके बीच में अलग फोर्स लगेगा, मीडियम में रखूंगा दोनों ही, क्योंकि ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, वैक्यूम में ज्यादा लगता है, मीडियम में फोर्स कम लगेगा। ठीक है, तो अगर वैक्यूम में रखा हो तो कूलम्ब्स ने क्या बताया, दो चार्ज है चाहे वैक्यूम में रखे हो चाहे मीडियम में रखे हो, उन दोनों के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो दोनों के चार्ज के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच की जो डिस्टेंस उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर ये दो चार्ज हैं, अभी मैंने इन दोनों चार्जों को वैक्यूम में रखा है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा? F नॉट इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जो इन अभी जैसे सेम चार्ज लिए रिपल्सन होगा, ऑपोजिट चार्ज लिए तो अट्रैक्शन होगा, तो वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो दोनों चार्ज के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये कांस्टेंट होता है कि प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब K की और वैल्यू क्या होती है यह बता देता हूं मैं। K इक्वल टू होता है आपके 9 × 10 की पावर 9, इसकी वैल्यू भी ध्यान रखनी है। K इक्वल टू होता है 9 × 10 की पावर 9 और इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन × मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, और ये एप्सिलॉन नॉट होता है, इसकी भी वैल्यू होती है, वो होती है आपके एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 8.85 × 10 की पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन × मीटर स्क्वायर। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ स्पेस। जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ स्पेस, और एप्सिलॉन m ये जो मीडियम का होता है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये ध्यान रखना।
इन दोनों का रिलेशन भी अभी अपन पढ़ेंगे। तो ये चीज आ गई आपके समझ में, कूलम्ब्स लॉ बता दिया और इनकी यूनिट और वैल्यू भी बता दी। ठीक है, अब देखना अगला पॉइंट में कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखना कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म समझना, मान लिया ये कोई चार्ज है Q1 और ये एक चार्ज है Q2। सिंपल फॉर्म में समझेंगे अपन, ये है चार्ज Q1, ये है चार्ज Q2। मैंने एक चार्ज Q1 लिया और एक चार्ज Q2 लिया, ठीक है। अब दोनों ही सेम चार्ज है, अभी मैं दोनों को सेम ले रहा हूं, तो ये जो चार्ज है इसको रिपल करेगा, इस चार्ज के कारण इस पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स होगा इस डायरेक्शन में F21, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। मैंने दो चार्ज लिए Q1 और Q2, ठीक है, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस R है। अब ये जो चार्ज Q1 है ये Q2 पे फोर्स लगाएगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा ना, Q1 Q2 पे लगाएगा, Q2 Q1 पे लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चार्ज Q1 है ये Q2 पे फोर्स लगा रहा है, मैंने F21 वेक्टर लिखा। F21 वेक्टर का मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी 2 चार्ज पर 1 के कारण लगने वाला फोर्स। F21 का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, 2 चार्ज पर 1 के कारण लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखना डायरेक्शन को आगे F21 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन, अब देखो अब दोनों के बीच की डिस्टेंस वेक्टर क्या आ जाएगा, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है डिस्टेंस वेक्टर क्या आएगा 1 से 2 की ओर। इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन कौन सी ली है, 2 से, ये वाली ली है ना, F21 क्या लिया है यहाँ पे 1 से 2 की ओर। इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन भी 1 से 2 की ओर है और डिस्टेंस वेक्टर भी 1 से 2 की ओर है। ये F21 वेक्टर का मतलब, ये 21 का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, यानी 2 पर 1 के कारण लगने वाला फोर्स। लेकिन इस फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है, 1 से 2 की ओर है, और डिस्टेंस वेक्टर भी क्या आएगा 1 से 2 की ओर, ये ध्यान रखना। ये 21 और 12 का अंदर समझना, 21 का मतलब होता है 2 पर 1 के कारण लगने वाला फोर्स, और फोर्स की डायरेक्शन 1 से 2 की ओर, और डिस्टेंस वेक्टर भी क्या आएगा 1 से 2 की ओर। तो मैं यहाँ पर डिस्टेंस वेक्टर क्या लिख दूंगा, r12 का स्क्वायर, और डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन कहाँ आ रही है 1 से 2 की ओर, तो यहाँ पे लगा देंगे r क्या 1। ये सिंपल फॉर्म याद रखो, ठीक है। इसको और दूसरे फॉर्म में, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं अपन, F21 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R12 R1, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा 1 पर 2 के कारण लगने वाला फोर्स ये आ जाएगा 1 2, यानी 1 पर 2 के कारण लगने वाला फोर्स, इसकी डायरेक्शन कहाँ है कि 2 से 1 की ओर है, और डिस्टेंस वेक्टर भी क्या आएगा 2 से 1 की ओर। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, F12 वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन, अब देखो डिस्टेंस वेक्टर क्या है 2 से 1 की ओर है, 2 1 का स्क्वायर, और डायरेक्शन भी आएगी, फोर्स की डायरेक्शन भी 2 से 1 की ओर है, डिस्टेंस वेक्टर भी 2 से 1 की ओर है। और इसको क्या लिख सकते हैं आप, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये ध्यान रखना F12 और 21 दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। आपने लो में पढ़ा होगा न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन वाला, उस लॉ को ये भी फॉलो करता है, दोनों ही फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, F21 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस F12 वेक्टर, क्योंकि दोनों ही फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं, ये ध्यान रखना। दोनों ही ये जो कूलम्ब्स लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि इसमें दोनों ही चार्ज पर लगने वाले फोर्स है एक दूसरे के, दोनों ही फोर्स F21, जैसे यहाँ पर देखा F21 वेक्टर F12 वेक्टर, F21 वेक्टर एंड F12 वेक्टर, दोनों ही फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है। तो अपन ये कह सकते हैं इनको फॉलो करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ को ये फॉलो करता है। अगला पॉइंट है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझना रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, समझना इसको। तो देखना इसमें दो चार्ज के बीच में, एक तो वैक्यूम में स्पेस में लगने वाला फोर्स और किसी मीडियम में लगने वाला फोर्स, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको अपन बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। दो चार्ज के बीच में, दो इलेक्ट्रिक चार्ज, उन दोनों के बीच में एक तो वैक्यूम में फोर्स लग रहा है, एक मीडियम में लग रहा है, इन दोनों का जो रेशियो है, मेरे पास दो चार्ज है,
मैं पहले इन दोनों चार्जों के बीच के अंदर फोर्स है वैक्यूम में निकाल रहा हूँ, ठीक है। दोनों चार्ज को मैंने वैक्यूम में रखा है और फिर इन दोनों के बीच का मैं फोर्स निकाल रहा हूँ। फिर उन दोनों चार्ज को सेम डिस्टेंस पे रखकर किसी मीडियम में ले जाता हूँ, फिर मैं इन दोनों के बीच का फोर्स निकालूंगा। उन दोनों का जो रेशियो होगा उसको अपन बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। एफ नॉट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन वैक्यूम, और एफ एम का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स टू चार्ज इन मीडियम, ठीक है। एफ नॉट का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन वैक्यूम, और एफ एम का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन मीडियम। इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको अपन बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसका एक और फॉर्मूला निकालते हैं, एक तो ये आ गया। अब देखना यहाँ पर मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, ई आर इक्वल टू एफ नॉट है, इसको मैं लिख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इन दोनों को जब मीडियम में रखूंगा तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखना यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे एप्सिलॉन क्या बचेगा? एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बचेगा। एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन मीडियम क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या स्पेस। बताया था मैंने। एप्सिलॉन एम क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ स्पेस। इन दोनों का रेशियो उसको भी अपन रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, ठीक है। एक तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स इन एफ नॉट अपॉन एफ एम, और एक एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक और फॉर्मूला निकालेंगे इसका, देखना न्यूमेरिकल में काम आएगा ये। मीडियम में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा आपके? तो देखना एक और फॉर्मूला निकाल रहा हूं मैं यहां पर। मीडियम में लगने वाला फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो और इसको क्या लिख सकते हैं अपन? एफ एम इक्वल्स टू 1/4 पाई। देखो एप्सिलॉन एम किसके बराबर आ रहा है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ये आ रहा है। तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा? एप्सिलॉन एम की जगह क्या लिख देंगे अपन? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? एफ नॉट के इक्वल। तो यहां पर मैं लिख दूंगा एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, ये रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो ये ध्यान रखना, अपन अगर न्यूमेरिकल करें कोई मीडियम आ गया तो जो स्पेस में लगने वाला फोर्स उससे कम ही आएगा आंसर। अगर आप कैलकुलेशन करो, मान लिया कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाए, तो किसी भी मीडियम में जाने पर इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा वैक्यूम के कंपैरिजन में कम होता है। अगर मान लिया वैक्यूम में 20 न्यूटन लग रहा है तो 20 से तो कम ही आएगा आंसर। अगर आपके ज्यादा आ रहे हैं इसका मतलब कहीं के मिस्टेक, अभी अपन क्वेश्चन करेंगे इस पर। तो ये तीन फॉर्मूले आपको थोड़े ध्यान में रखने हैं। एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन एफ एम, एप्सिलॉन सॉरी दूसरा के एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और तीसरा के एफ एम इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। पहले मैंने बताया एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन एफ एम, दूसरा एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और तीसरा जाएगा एफ एम इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। कूलम्ब लॉ पे क्वेश्चन है, देखना। चार्ज Q1 3SU है, चार्ज Q2 6SU है। दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है 3 माइक्रोमीटर। दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहला चार्ज दे रखा 3SU, दूसरा दे रखा 6SU। दोनों के बीच की डिस्टेंस 3 माइक्रोमीटर दे रखी है। दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स निकलेगा वो फाइंड आउट करना है। तो पहले तो देखो इस ESU को अपन कूलम्ब में कन्वर्ट करेंगे। पहले मैंने बताया था 1 कूलम्ब इक्वल्स टू 3 × 10⁹ ESU। ये रिलेशन बताया था आपको। 1 कूलम्ब इक्वल्स टू 3 × 10⁹ ESU। तो 1 ESU में क्या आ जाएगा? 1/3 × 10⁹ कूलम्ब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 ESU आ जाएगा।
1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU होता है, तो यहाँ से 1 ESU किसके इक्वल हो जाएगा, 1/3 इंटू 10 की पावर 9 कूलम। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये 3 ESU में कितना हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3 ESU में चार्ज Q1, मैं इसको चार्ज Q1 ले रहा हूँ, ये चार्ज Q1 दिया वैसे, चार्ज Q1 क्या आ जाएगा 3 इंटू 1/3 इंटू 10 की पावर 9, तो कैंसिल होगी, चार्ज Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 की पावर 9 कूलम। सेम ऐसे कैसे चार्ज Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q2 इक्वल्स टू 1/3 इंटू 10 की पावर 9 इंटू कितनी देर की है ये 6, 3 2 जा 6, तो चार्ज Q2 की वैल्यू आपके आ जाएगी 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 कूलम। ये चार्ज Q2 की वैल्यू आ गई, चार्ज Q1 की वैल्यू। मैंने आपको बताया था 1 कूलम इक्वल्स टू होता है 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU, ये बताया था मैंने, 1 कूलम इक्वल्स टू 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU, तो 1 ESU किसके इक्वल हो गया 1/3 इंटू 10 की पावर 9, तो यहाँ से 3 के लिए कितना आ जाएगा चार्ज Q1 10 की पावर माइनस के 9 कूलम। ठीक इसी तरह चार्ज Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 इंटू 1/3 इंटू 10 की पावर 9, ये 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर जाके क्या आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 कूलम। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस माइक्रोमीटर में दे रखी है, इसको भी लिख देते हैं R इक्वल्स टू 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 मीटर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं कूलम्स लॉ में, क्या आ जाएगा F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ K की वैल्यू लिख देंगे 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज Q1 की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर माइनस के 9, चार्ज Q2 की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 अपॉन R इसका स्क्वायर है, तो इसका हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। ठीक है, K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज Q1 की वैल्यू 10 की पावर 9, चार्ज Q2 की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 9, और R का स्क्वायर है तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। अब 3 इंटू 3 9, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखना a प्लस के 9 से माइनस के 9 कैंसिल हो गया, और ये इधर से माइनस का 6 और माइनस का 6 माइनस का 12, तो ये पीछे घट के बचेगा माइनस का 3, ये ऊपर जाके आ जाएगा आपके 2000 न्यूटन। इसका आंसर आ जाएगा कितना 2000 न्यूटन। अब अगला क्वेश्चन देखना, एक चार्ज Q1 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, चार्ज Q1 है या ओनली Q ले रहा हूं मैं, बीच की डिस्टेंस R है, यहां रखा दूसरा माइनस Q चार्ज, ये पॉइंट A ले लो, ये पॉइंट B ले लो, A पॉइंट और B पॉइंट है, A पे रखा मैंने प्लस का Q चार्ज, B पे रखा माइनस का Q चार्ज, दोनों के बीच की डिस्टेंस लिखी है मैंने R। ठीक है, अब ये कह रहा हूं मैं, अभी दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स F है, अभी दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो लग रहा है F। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो पहला चार्ज है इससे 25% चार्ज ट्रांसफर कर देता हूं B को। क्वेश्चन को समझना ढंग से, एक है प्लस Q चार्ज, एक है माइनस Q चार्ज, दोनों के बीच की डिस्टेंस है R, अब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है F। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो चार्ज है एक पॉइंट का, इस चार्ज से 25% चार्ज B को ट्रांसफर कर रहा हूं। अब नया फोर्स क्या लगेगा वो अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखना A पॉइंट से मैं यहां पर चार्ज ट्रांसफर कर रहा हूं कितना 25%, तो अब नया फोर्स अपन को फाइंड आउट करना है। तो पहले जो फोर्स लग रहा है वो लिख देते हैं F इक्वल्स टू K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और ये माइनस आएगा, माइनस का मतलब दोनों के बीच में क्या कौन सा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स। यहाँ माइनस का मतलब क्या, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। अब देखना, जब मैं यहाँ से 25% चार्ज इसको ट्रांसफर कर दूंगा तो इसके पीछे कितना बचेगा चार्ज, इसको मैं पहले वाला चार्ज ले रहा हूँ। देखना पहला जो चार्ज है इस चार्ज का 25% का माइनस हो जाए, 25% का मतलब Q/4 निकल गया, इसमें से 25% का मतलब Q/4 चार्ज बाहर निकल गया। ठीक है, तो पीछे कितना बचेगा 3Q/4। तो अब यहाँ पर जो नया फोर्स निकालेंगे इसके लिए इसकी वैल्यू आ गई आपके A पॉइंट पर 3Q/4। दूसरा, अब यही चार्ज है 25% चार्ज दिया किसको, अपन को माइनस Q चार्ज को दिया, तो अब नए वाला का चार्ज क्या होगा, पहला जो चार्ज था Q A पॉइंट पर उसमें से 25% माइनस किया है,
25% का मतलब क्या हुआ, Q/4, ठीक है, Q/4 चार्ज बाहर निकाल दिया, तो उसके पास पीछे कितना बचा, 3Q/4। अब अपन को जो Q/4 चार्ज है वो दिया किसको है, -Q चार्ज को दिया है। अब उस पर नया चार्ज कितना आएगा देखना, तो नया चार्ज दूसरी, ये तो ए पॉइंट का आगे, बी पॉइंट पे कितना आएगा नया चार्ज, बी पॉइंट पे ऑलरेडी -Q चार्ज है, और मैं यहाँ पर इसको Q/4 चार्ज ऐड कर रहा हूँ। ध्यान रखना, इस पे ऑलरेडी Q चार्ज है, -Q चार्ज, अब मैं ऐड कितना कर रहा हूँ, Q/4 चार्ज, तो यहाँ पीछे फाइनल कितना आएगा इससे, -3Q/4। नया चार्ज कितना आ जाएगा, -3Q/4, क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ पर माइनस है। अगर ये प्लस होता तो कितना आ जाए, 5Q/4 आ जाता। ऐड ऐसा नहीं है -Q चार्ज, मैंने यहाँ से Q/4 चार्ज उसमें ऐड ही कर दो, अगला साइन देखना, माइनस है प्लस है। अगर ये चार्ज प्लस होता तो फिर मैं यहाँ क्या लिखता, Q/4 5Q/4 आता है, लेकिन यहाँ तो माइनस चार्ज है, -Q है, तो -Q में अपन को Q/4 प्लस किया मैंने, तो फाइनल कितना आएगा, -3Q/4। तो अब नया फोर्स क्या आएगा इसका, अब नया फोर्स देखना, अब यहाँ इसका चार्ज कितना जाएगा आपके माइनस का, यहाँ जाएगा आपके -3Q/4, बीच की डिस्टेंस आ रहा है, तो मैं नया फोर्स लिख दूंगा F' K 3Q/4 इंटू 3Q/4 माइनस का अपॉन R²। अब 3 इंटू 3 आपका फाइनल कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 9/16 KQ² अपॉन R², और KQ² माइनस का KQ/R² इसके F इक्वल है, तो यहाँ से F' कितना आ जाएगा, 9/16 है। फाइनल आंसर आपके आ जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, फाइनल आंसर आ जाएगा आपके F' 9F/16, ये आंसर आएगा फाइनल आपका। क्वेश्चन दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलम के दो चार्ज है, इन दोनों का पोजीशन वेक्टर अपने को दे रखा है, और इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स अपने को फाइंड आउट करना है। दो चार्ज है 3 माइक्रोकूलम के, पहला पोजीशन वेक्टर ये है, दूसरे का पोजीशन वेक्टर ये है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो है, इन दोनों के बीच का जो है यहाँ पर अपन को इलेक्ट्रिक फोर्स अपन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। 3 माइक्रोकूलम के दो चार्ज है, दोनों का पोजीशन वेक्टर अपने को दे रखा है, और अपन को फाइंड आउट क्या करना, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन करते हैं दोनों के जो बीच की जो अपन कूलम्ब लॉ में डिस्टेंस निकालेंगे। पहले देखो F इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन, कूलम्ब लॉ में F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R², ये होता है। तो अपन पहले डिस्टेंस निकालेंगे दोनों की, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, चार्ज तो दे रखा है 3 माइक्रोकूलम, डायरेक्ट लिख देंगे, डिस्टेंस है उनको वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है, आपने 11th में पढ़ा है, डिस्टेंस का √(x2 - x1) का स्क्वायर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। ये दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल, वेक्टर फॉर्म में जब दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी हो तो उनको निकालने का फॉर्मूला है x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, z2 - z1 का स्क्वायर। तो देखना यहाँ पर ये देखो, ये तो हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा x2, सॉरी ये x1, ये y1, ये z1, ये हो जाएगा आपका x2 y2 और ये आ जाएगा z2। ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। अब इसकी वैल्यू रख देंगे, देखो r इक्वल टू x2 कितना है 2, इधर 1 है, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर, इधर y2 में देखेंगे 3 - 1 का होल स्क्वायर, इधर z में देखेंगे 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके आ जाएगा 2 - 1 का 1 का होल स्क्वायर 1, 3 - 1 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 3 - 1 2 का होल स्क्वायर 4, 4 + 4 8, 8 + 1 9, रूट का 9 आएगा, तो डिस्टेंस आपकी कितनी आ जाएगी, r = 3 मीटर। और चार्ज की वैल्यू 3 माइक्रोकूलम में दे रखी है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 × 10⁻⁻⁶ कूलम।
दोनों की चार्ज की वैल्यू सेम है, 3 × 10⁻⁻6 कूलम। अब फॉर्मूले में रख देंगे कूलम का फॉर्मूले में F = kq1q2/r²। तो F = k की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, चार्ज दे रखा है 3 × 10⁻⁻6 × 3 × 10⁻⁻6। बीच की डिस्टेंस माइक्रोमीटर में दे रखी थी, अभी निकाली अपन, सॉरी पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दे रखी, तो क्या आई थी, कितनी आई थी अपने 3 मीटर। तो ये आपके 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 से 9 कैंसिल। F = इधर से देखेंगे 3 × 3 9 इंटू, ये तो आगे मल्टीप्लाई हो गया 9, अभी 10⁻⁻6 माइनस के 6 होंगे 12 माइनस के, और माइनस के 12 और प्लस के 9, पीछे बचेंगे 10⁻⁻3 मीटर। ये इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू है क्या इसको, जब इसके अंदर वेक्टर के फॉर्म में दे रखे हो तो ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना, आपने बस ये लोग में पढ़ रखा है, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, z2 - z1 का स्क्वायर, और पूरे का